नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने पेश आम बजट में आंदोलित किसानों की समस्याओं को एड्रेस कर पाई या नहीं कर पाई। दोस्तों आज जब देश का आम बजट पेश हो रहा था तो एक तरफ कोविड से खस्ता हाल अर्थव्यवस्था के नए सिरे से उद्धार करने का क्या सरकारों के द्वारा प्रस्ताव लाया जा रहा है उस पर निगाह थी, तो दूसरी तरफ उससे भी बड़ी निगाह इस बात को लेकर के थी कि क्या हमारा यह नया बजट देश की किसानों की तमाम समस्याओं का नए सिरे से कोई निराकरण कर पाएगा। क्या हमारा यह बजट आंदोलन कर रहे किसानों की प्रमुख मांगों को अपने ध्यान में ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। दोस्तों जब बजट के कृषि पक्षों पर वित्त मंत्री के दिए गए उन तमाम बातों का और मामलों का जब हम परीक्षण करते हैं तो हम पाते हैं कि देश की कृषि व्यवस्था को लेकर के वित्त मंत्री के द्वारा जितनी भी बातें कही गई वह सारी बातें रूटीन थीं और कहीं न कहीं कृषि के खरीद को लेकर के एमएसपी में सरकारों के द्वारा की जाने वाली खरीद को लेकर के जो पिछले 7 साल के आंकड़े जो पेश किए गए, किसानों के उत्पादों के मंडी से जोड़ने और उन्हें नए एग्रीकल्चर मार्केट के तहत जोड़े जाने को लेकर के जो आंकड़े दिए गए, कृषि क्षेत्र में कृषि कर्जे की मात्रा यानी कि बैंक लोन का क्या आकार होगा उसको लेकर के जो आंकड़े दिए गए, कृषि की आधारभूत संरचना को लेकर के सरकारें क्या क्या एलोकेशन देती हैं, क्या आवंटन करती हैं, उसको लेकर के जो आंकड़े दिए गए वो कहीं से भी किसानों के लिए कोई अलग तरीके से खुशगवार नहीं दिख रहे हैं। दोस्तों हम बात करें सबसे पहले कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उसी रेटोरिक को, उसी इमोटिव स्टेटमेंट को फिर से दोहराया कि मोदी सरकार किसानों की आमदनी को अगले 5 साल में दोगुना करना चाहती है और वह अगले 5 साल की मियाद दोस्तों 2022 में पूरी होने जा रही है, क्योंकि यह प्रस्ताव 2017 में लाया गया था। इसके अलावा सरकार ने यह कहा कि अगले इस वित्त वर्ष में 16.5 लाख करोड़ रुपए कृषि कर्जे में दिया जाएगा। इसके अलावा जो डेयरी, पशुपालन, फिशरी या सिंचाई परियोजनाएं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर के जो किया जाता है या अलग अलग तरीके के जो कोऑपरेटिव के जरिए जो किसानों को जो इनपुट दिया जाता है या अलग अलग तरीके की जो फैसिलिटी दी जाती है, उनके वही ब्यौरे दिए गए जो आम तौर पर वित्त मंत्री हर बार के बजट में दिया करते हैं। लेकिन जो वित्त मंत्री ने एमएसपी के द्वारा सरकारों की जाने वाली खरीद के जो आंकड़े दिए, उन आंकड़ों में ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे कि हमारा किसान समुदाय उनसे इंप्रेस हो या किसी तरीके से नए सिरे से उत्साहित हो। मिसाल के तौर पे निर्मला सीतारमण ने यह कहा कि 2013-14 वर्ष में गेहूं की जो एमएसपी खरीद की गई वह 33,000 करोड़ रुपए की गई। 2013-14 में सरकार ने गेहूं के करीब 1.5 करोड़ किसानों से 33,000 करोड़ की गेहूं की खरीदारी की, जिसका कि सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली में जिसका उपयोग किया जाता है, और वह खरीद की राशि 2019-20 में बढ़कर के 63 करोड़ हो जाती है और 2021-22 के आगामी वित्त वर्ष में इस खरीद की मात्रा 72,000 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। अब हम धान पर आते हैं, पैडी पर। तो 2013-14 में जो धान की खरीद की गई थी वह 72,000 करोड़ की गई थी और जो 2021-22 में बढ़ाकर 130,000 करोड़ रुपए होने जा रही है। इसी तरीके से दलहन के आंकड़े दिए गए जिसकी करीब 134 करोड़ रुपए की खरीद 2013-14 में की गई, जिसकी अब 2021-22 में एमएसपी खरीद की राशि 10,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। मोटे तौर पे धान और गेहूं की
जो एमएसपी के द्वारा जो खरीद की जाने वाली जो मूल्य राशि है वह पिछले 7 साल में दोगुनी होने जा रही है। यानी आमतौर पे मुद्रास्फीति दर को अगर देखें तो 7, 8 या 9 साल में उसका जो वैल्यूएशन होता है वो डबल हो जाता है। तो उसके हिसाब से एमएसपी में कोई असाधारण खरीद का कोई नमूना वित्त मंत्री के द्वारा पेश आंकड़ों से नहीं जान पड़ता। और वैसे भी सरकारों के द्वारा जो एमएसपी पर किसानों से अनाजों की खरीद की जाती है वह किसानों के किसी एक तरह से उन पर मेहरबानी करने के लिए नहीं की जाती है। सरकारों को पीडीएस सिस्टम चलाना होता है और उस पीडीएस सिस्टम के तहत करीब 1.5 लाख करोड़ की सब्सिडी खर्ची जाती है और उस सब्सिडी का मकसद उपभोक्ताओं को सस्ते राशन देना है, न कि किसानों को बेहतर दाम देना है। और एमएसपी के जरिए सरकारों के द्वारा जो खरीद की जाती है, यह आंकड़ा आप सबको मालूम हो चुका है कि केवल 6% कृषि उत्पादों की खरीद एमएसपी के जरिए होती है। तो फिर निर्मला सीतारमण के द्वारा यह एमएसपी के द्वारा सरकार की खरीद का ब्यौरा देना किसानों को कैसे लुभा पाएगा, यह समझ से परे है। और जब एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की बात आती है कि उस दर पर प्राइवेट भी खरीदें, तो उसको लेकर के बजट में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। सरकार की तरफ से केवल ये रेटरिक दी जाती रही कि हम किसानों की आमदनी एक तरह से दुगुना करना चाहते हैं। तो ऐसे में इस नए बजट से इस बात की बिल्कुल भी आस नहीं चढ़ी है कि सरकार किसानों के प्रति कुछ खास तौर से हमदर्द बनने जा रही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण घोषणा जो किसानों को लेकर के वित्त मंत्री ने की वह थी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो कॉन्सेप्ट करीब पिछले 4-5 साल पहले लाया गया और जिसके जरिए एक तरह से बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन एग्रीकल्चर मार्केट से किसानों को जोड़ने की एक तरह से योजना लाई गई है, जिसमें कि उन मंडियों में किसानों के उत्पाद का बेहतर और समुचित मूल्य बाजार के अनुसार मिला करे और उस मार्केट से ज़्यादा किसानों को जोड़ना, ज़्यादा किसानों के उत्पादों की बिक्री करना उसका मकसद है। यानी कि सरकार अब खुद ये स्वीकार कर रही है कि मंडियों का होना जरूरी है, नहीं तो किसानों के उत्पादों का बेहतर मूल्य देना संभव नहीं है। जबकि अगर एमएसपी का कानूनी निर्धारण करे तो नए कृषि विपणन और नए कृषि ट्रेड कानूनों के जरिए कहीं न कहीं सरकारों को बिना मंडी के जरिए खरीदे किसानों को ज़्यादा बेहतर दाम दिया जा सकता था। लेकिन सरकार ने किसानों को लगातार अपने द्वारा खरीदे जाने वाली एमएसपी का हवाला देकर उनके एमएसपी के लीगलाइजेशन करने की मांग को अनसुना किया जाता रहा, उन्हें दबाया जाता रहा, उन्हें गुमराह किया जाता रहा। अगर हम ई नैम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के आज वित्त मंत्री द्वारा पेश आंकड़ों पर गौर करें तो उन आंकड़ों के मुताबिक करीब 1,70,00,000 किसान ई नैम से जुड़ चुके हैं। जबकि हम दोस्तों बता दें कि देश में अभी किसान आबादी की संख्या 15 करोड़ है, यानी कि 15 करोड़ किसान परिवार रहते हैं। अगर उनके सदस्यों की बात करें तो वह कम से कम 75 करोड़ होगी और अधिक से अधिक वो 100 करोड़ भी हो सकती है। इस ई नैम के जरिए जो किसानों के उत्पादों की खरीद मूल्य का जो आंकड़ा दिया गया वह राशि 1,70,000 करोड़ रुपए बताई गई। यानी कि देश में पूरे एग्रीकल्चर का जो वैल्यूएशन है, जो एग्रीकल्चर का जो टर्नओवर है वह कम से कम 25 लाख करोड़ रुपए का है। तो 25 लाख करोड़ के टर्नओवर में केवल 1-2 लाख करोड़ की खरीदारी उस ई नैम के जरिए करवाना और 15 करोड़ किसान परिवारों में से केवल 1.25 करोड़ किसानों को उसमें पंजीकृत करना, कैसे हम मान लें कि किसानों को एक तरह से एग्रीकल्चर में प्राइसिंग रेवोल्यूशन से रूबरू किया जा रहा है। दोस्तों, हमें यह मानना होगा कि अब हम एग्रीकल्चर के अब दूसरी रिजीम में आ चुके हैं। अब हमारी एग्रीकल्चर की जो रिक्वायरमेंट है वो अब दूसरे लेवल की हो गई है। अभी तक हमने एग्रीकल्चर की जो पॉलिसी बनाई वह समूचे देश को ध्यान में रख करके हमने बनाई कि हम देश में तमाम खाद्य उत्पादों में आत्मनिर्भरता हासिल करें, हम देश के तमाम खाद्य उत्पादों में आयात पर निर्भर नहीं करें, हम देश के तमाम खाद्य उत्पादों के जरिए देश में पूर्ण खाद्य सुरक्षा और पोषाहार सुरक्षा हासिल करें।
और इस देशव्यापी योजना को कहीं ना कहीं हम हरित क्रांति के जरिए, श्वेत क्रांति के जरिए और इनपुट सब्सिडाइज्ड पॉलिसी के जरिए हमने कमोबेश हासिल किया। और इसके तहत हमारी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हाई यील्ड वैरायटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, तरह तरह की मिट्टी की जांच, उर्वरकों का प्रयोग, बीज का प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, किसानों को दी जाने वाली ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन, एग्रीकल्चर की मंडी, ऐसे हमने तमाम उपाय अपनाए। उन उपायों को अभी दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने इस एग्रीकल्चर में आत्मनिर्भरता हासिल करने के बाद किसानों के इस घरेलू पैसे को, हाउस होल्ड एक्टिविटी को, हमने कभी यह उस पर तवज्जो नहीं दी। हमने फूड सिक्योरिटी की तो सोची, लेकिन किसानों के इनकम सिक्योरिटी की बात हमने नहीं की। हमने आत्मनिर्भरता की बात की, लेकिन हमने किसान परिवारों की आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक खुशहाली की बात नहीं की। दोस्तों, इसी वजह से हमने देखा कि हमारी जनसंख्या में कृषि का जो ऑक्यूपेशनल पैटर्न है, जो पेशेवर जो योगदान है, जो ऑक्यूपेशनल कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का टुवर्ड्स जीडीपी, उसमें निरंतर असंतुलन बना रहा। यानी कि देश की 60% आबादी, जिसकी एक तरह से नए सेंसस में अगर इनका फिर से अगर आंकड़ा तैयार किया जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि एक किसान परिवार में भी कई सदस्य होते हैं और वो सदस्य अलग अलग जगहों पर अगर काम करें तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि किसानों की आबादी कृषि पर अगर कम से कम होगी तो उनके जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा बेहतर पिक्चर दिखाएगा। नहीं तो आज की तारीख में अगर हम 60% आबादी को भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट मानते हैं तो उसके हिसाब से जीडीपी में जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो केवल 15% है। यानी कि 15% दौलत पर 60% आबादी निर्भर करती है। तो हम इसे आसानी से समझ सकते हैं कि किसानों की आर्थिक हालत कितनी बदहाल है, कितनी दयनीय है। और हमारी कृषि के ये कथित तमाम क्रांतियां किसानों के आय को बढ़ाने के लिए क्रांतिकारी साबित नहीं हुई हैं। इसीलिए दोस्तों, आज भारतीय कृषि का जो एक नया रिक्वायरमेंट है, जो एक नई डिमांड है, और वो कहीं ना कहीं इन किसानों के इस देशव्यापी आंदोलन से बड़े अच्छे से मुखरित हुई है कि अब वक्त आ गया है कि अब हम किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात करें, किसानों के उत्पादों को लागत युक्त बेहतर मूल्य देने की बात करें। वित्त मंत्री ने जो ये आज ये बात कही कि उनकी एमएसपी की दर कॉस्ट से 1.5 गुना ज्यादा मूल्य दे रही है, वह निहायत गलत है। कहीं से भी एमएसपी की दरें मोदी सरकार ने पहले की तुलना में जरूर बढ़ाई हैं, इससे हम इनकार नहीं करते, लेकिन आज भी इस बात में संदेह है कि वह लागतों को पूरा कर रहा है। 1.5 गुना तो बहुत ज्यादा हो गई देने की बात, अभी भी वो लागत को पूरा नहीं करता और वह मूल्य भी बाजार में देना सुनिश्चित नहीं हो पाता। वह केवल 6% सरकारी खरीद के लिए संभव हो पाता है, बाजारों के खरीद के लिए वह संभव नहीं है। और यही वजह है कि हमारा किसान आंदोलित हुआ है। और दूसरा, कृषि को लेकर एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घोषणा की दरकार वित्त मंत्री से आज के इस बजट में थी कि वह किसानों के तमाम उत्पादों के मूल्य भुगतान की एक नियत तिथि में और एक निर्धारित ब्याज दर के अधीन करने की बाबत घोषणा करेंगी। लेकिन उस मामले में भी हमें पूरी तरह से निराशा हाथ लगी और किसानों के उत्पादों का जो मूल्य भुगतान है, अगर हम गन्ने की बात करें तो वो 10-10 साल तक जाता है। अगर हम कपास के, दूध के और उन तमाम उत्पादों के अगर मूल्य भुगतान का अगर हम आंकड़ा देखें, केस टू केस स्टडी करें, तो वो स्थितियां बड़ी अच्छी नहीं हैं। उन्हें बड़ी देरी से पेमेंट मिलता है। सरकारी कर्मचारियों को और तमाम वेतन भोगी लोगों को तो हर महीने पगार मिल जाता है, लेकिन किसानों को यही वजह है कि उनको नियत समय पर भुगतान नहीं मिलने से फसल कटते ही उन्हें अपने फसल को औने पौने दाम में, ओवर सप्लाई की वजह से बाजार के गिरते दाम में बेचने को मजबूर होना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस बजट में किसानों को कुछ नहीं मिला। किसानों के लिए और कृषि के लिए वही रूटीन घोषणाएं थी जो रूटीन घोषणाएं पहले के बजट में की जाती रही हैं। और एमएसपी की खरीदारी को लेकर के जो वित्त मंत्री ने आंकड़े दिए, वह आंकड़े कहीं से भी मुग्ध हमें नहीं करते। और कुल मिलाकर के भारतीय कृषि के तमाम उत्पादों को बेहतर मूल्य देने का एजेंडा
आज भी एक तरह से अछूता रह जाता है। कृषि में एक नया ट्रेड और नया बिजनेस एवेन्यूज एक्सप्लोर करने के लिए सरकार रातों रात 3 कानून लेकर के आती है, कॉरपोरेट के लिए एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट करती है और उस इन्वायरमेंट क्रिएट करने में वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को भी टैग करके ले आती है, जिसे टैग करना अभी जरूरी नहीं था। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कहीं न कहीं दामों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। वह एक्ट हालांकि दामों को नियंत्रित करने में सफल नहीं हो पाया है। कहीं न कहीं डिमांड और सप्लाई का डिसइक्विलिब्रियम और किसानों को बेहतर मूल्य नहीं देने से जो सप्लाई में कमी आती है, उस कमी की वजह से महंगाई बढ़ती है और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट उन्हें नहीं रोक पाता है। लेकिन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को कॉरपोरेट कानूनों के साथ साथ ले आना संशोधन के लिए कहीं न कहीं सरकार की नीयत पर एक तरह से सवालिया निशान पैदा करता है और किसानों को आंदोलित करने के लिए वह पूरी तरह से उकसा जाता है। लेकिन आज के बजट में जिस बात की हमें पूरी उम्मीद थी कि सरकार किसानों को कुछ अभूतपूर्व घोषणाओं के जरिए उन्हें खुश करेगी, उनका दिल जीतेगी, उस मामले में मोदी सरकार और उनके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूरी तरह से विफल साबित हुई हैं। दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं ये कार्यक्रम अपना समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर आपसे पुनः मैं रूबरू होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, सब